इन सभी को। चलिए आज हम लोग यूपी स्पेशल की क्लास पढ़ने वाले हैं। उत्तर प्रदेश विशेष या यूपी स्पेशल, तो उत्तर प्रदेश विशेष या यूपी स्पेशल की क्लास में सबसे पहले तो हम आपका स्वागत करते हैं और इसी के साथ हम लोग आज से यूपी स्पेशल की क्लास को आगे कंटिन्यू करेंगे। आप लोग पहली बात तो ये ध्यान रखिएगा कि जो भी क्लासें आपको मिलें उनके एक नोटबुक आप अपने पास रखिएगा, कॉपी पेन यानी कि कॉपी पेन रखिएगा और साथ में उसको नोट करते जाइएगा कि कहाँ कहाँ पर क्या क्या चीज़ें हमें नोट करनी है, क्योंकि आगे आने वाली यूपी की जितनी भी परीक्षाएं हैं, चाहे वो यूपी पीसीएस 2020 हो, चाहे वो खंड शिक्षा अधिकारी यानी बीईओ का एग्जाम हो, चाहे वो आपका आरओ जो पिछला बिलेटेड है वो भी परीक्षा भी होने वाली है। अगर आप उसके कैंडिडेट हैं तो आप यानी जो आरओ 2016-17 वाली जो रिपीटेड होने वाले एग्जाम है वो भी आपको देने हो, चाहे आपको आगे जा करके यूपीएसआई देना हो, चाहे आपको यूपी का लेखपाल परीक्षा देनी हो, यूपी का XYZ, चाहे यूपी कांस्टेबल देना हो, कोई भी परीक्षा देनी हो तो ये क्लास आपके लिए ही है। और आप लोगों को एक बात मेरे साथ पढ़ते समय ये खास तौर पे ध्यान रखनी होगी कि जो भी क्लास आप मेरे साथ पढ़ेंगे उन सभी क्लासेस में आपको नोट डाउन करते हुए चलना है, यानी सारे नोट्स बनाते हुए चलना है। दूसरी बात, जैसे कि हम लोगों की शिक्षा पद्धति है कि हम लोग शुरुआत से हम लोगों को चीजों को रटाया जाता है, ये एक बहुत बड़ा लूप होल है और हम ये कहेंगे कि इसको हमें रोकना है। और जो हमारे पुराने स्टूडेंट हैं वो हमें जानते हैं कि हम चीजों को रटना नहीं है, आपको चीजों को आपको समझते हुए चलना है। और अगर आप चीजों को समझते हुए चलोगे तो आपको चीजें बेहतर समझ में आएंगी, और जो चीजें समझ में आ जाती हैं वो चीजें याद नहीं करनी होती। तो चलिए आज हम लोग उत्तर प्रदेश विशेष की क्लास को स्टार्ट करते हैं, यानी यूपी स्पेशल। देखिए यूपी स्पेशल में पढ़ते समय सबसे पहले हम लोग एक बात का ध्यान रखेंगे, सबसे पहले शुरुआत करेंगे उत्तर प्रदेश के इतिहास से। यानी आज हम लोग उत्तर प्रदेश के इतिहास से एक परिचय प्राप्त करेंगे, क्योंकि ज्यादातर क्लासों में होता क्या है कि डायरेक्टली फैक्ट को रटना शुरू कर दिया जाता है या फैक्ट को पढ़ना शुरू कर दिया जाता है। हाँ, अच्छी बात है, आप फैक्ट को पढ़ के क्वेश्चन अटेम्प्ट तो कर लोगे, लेकिन जैसे ही पेपर हो जाता है उसके बाद सारी चीजें भूल जाती हैं और अगले पेपर में फिर से हमें वहीं से शुरू करना पड़ता है। तो सारी चीजों को हम लोग एक एक करके पढ़ते हुए चलेंगे। तो आज हम लोग देखेंगे उत्तर प्रदेश का परिचय क्या रहा है। तो देखिए सबसे पहली चीज, जो परिचय हम लोग पढ़ रहे हैं इसका हम थोड़ा थोड़ा आपको बीच बीच में कुछ चीजों के बारे में, कुछ क्षेत्रों के बारे में, कुछ जैसे कि सामाजिक सुधारों के बारे में, कुछ आर्थिक सुधारों के बारे में बीच बीच में बताते जाएंगे। लेकिन इसका डीप नॉलेज आपको हिस्ट्री की क्लासेस में, यानी एंशिएंट, मिडियल और मॉडर्न जब हम आएंगे या वर्ल्ड हिस्ट्री का टॉपिक पे आएंगे तब वहां पर आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में चीजें और भी अच्छे तरीके से आ जाएंगी। यहाँ पर यूपी स्पेशल से रिलेटेड हम लोग आज परिचय यानी इंट्रोडक्शन शुरू करते हैं। देखिए उत्तर प्रदेश का इतिहास शुरू करने से पहले हम लोग ये जान लें कि उत्तर प्रदेश के नाम से तो बहुत बाद में जाना गया है, लेकिन उत्तर प्रदेश मूल रूप से क्या रहा, कैसे इसका परिवर्तन हुआ, कैसे। तो देखिए सबसे पहली बात, जब भी हम लोग कोई भी विषय पढ़ रहे हों तो उस विषय का मूल स्वरूप होता है उस समाज में आए हुए परिवर्तन, यानी उस समाज में परिवर्तन जो भी आ रहे हैं उनके विकास किस रूप में हुए। तो परिवर्तन का संबंध मुख्य रूप से कैसे होगा, तो सबसे पहली चीज परिवर्तन होता है कैसा, तो वो माना जाता है सबसे पहला परिवर्तन होता है आर्थिक जो सुधार होते हैं, इन्हीं आर्थिक सुधारों का प्रभाव पड़ता है आपके सामाजिक सुधारों पर, सामाजिक। और तीसरा, जब ये आर्थिक और सामाजिक जब सुदृढ़ हो जाती हैं व्यवस्थाएं तो उसी अनुरूप में आपकी राजनीतिक व्यवस्थाएं बनती चली जाती। यानी जिस प्रकार की हमारी कोई भी प्रकार की सभ्यता रही हो उसका सबसे मूलभूत प्रभाव में ये तीन कारण रहते हैं।
जो किसी भी देश की या किसी भी राज्य की या किसी भी जन की या किसी भी विभाग की परिस्थितियों को बदलने के लिए उत्तरदायी होते हैं। परिचय शुरुआत, अब हम लोग यहाँ से परिचय को आगे लेकर के चलते हैं और सबसे पहली बात ये करते हैं कि उत्तर प्रदेश को हम भारत खंड के अंतर्गत जानेंगे। जैसे एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि भारत किस द्वीप का अंश था, तो भारत मूल रूप से जम्बू द्वीप का अंश था, जो कि भारत खंड के नाम से जाना जाता था। तो किसका भाग है, तो भारत आपका मूल रूप से किसका भाग था, तो भारत आपका जम्बू द्वीप का भाग था। जैसे कि आप लोगों ने देखा भी होगा, कई बार पंडित जी आपके यहाँ पूजा कराने आते हैं तो वो पूरी अपनी बात बोलते हैं, जम्बू द्वीपे भारत खंडे आर्यावर्ते। तो ये सारी चीजें कहाँ से निकल करके आ रही हैं, क्योंकि वहीं से उत्तर प्रदेश का विकास और वहीं से पूरे भारत का परिवर्तन जुड़ा हुआ है। भारत की बात यहाँ पर इसलिए हम करने जा रहे हैं क्योंकि भारत से ही संबंधित है आपका उत्तर प्रदेश, क्योंकि भारत का ही मुख्य भाग है। अब यहाँ से जब जम्बू द्वीपे भारत खंडे आर्यावर्ते, क्योंकि इसका नाम भारत का भारत खंडे होने के साथ साथ आर्यावर्त नाम से भी जाना जाता था। आर्यावर्त जो शब्द प्रयोग होता था, ये आर्यावर्त शब्द क्यों प्रयोग होता था, तो अब आपको हम थोड़ा सा इंडिकेटिव बताते हैं। देखिए, मूल रूप से हमारी जो संस्कृति रही, वो मूल रूप से हमारी संस्कृति रही है सनातन संस्कृति, और जो आज भी हम लोग सनातन संस्कृति की ओर आगे बढ़ रहे हैं। हुआ क्या कि जैसे सबसे पहले सिंधु घाटी सभ्यता आई, सिंधु घाटी सभ्यता के बाद पहली नगरीय सभ्यता भी थी ये, और इसके बाद इसमें विकास हुआ। विकास होने के बाद फिर धीरे से भारत में प्रवेश होने लगा। भारत में प्रमुख ऋषि मनीषियों का प्रवेश हुआ, क्योंकि भारत को एक विकसित क्षेत्र में विकसित करना चाहते थे वो। तो भारत में ऋषि मनुष्यों का प्रवेश जब होना शुरू हुआ तो यहाँ पर एक सभ्यता विकसित हुई जिसे कहा गया वैदिक सभ्यता। तो यहाँ से ये जो शुरुआत होती है, हमारी मूल अवधारणा आर्यावर्त की शुरुआत वैदिक काल से हुई। अब वैदिक काल का समय चल रहा था। वैदिक काल का समय जब आप पढ़ोगे तो लगभग आपको मिलता है दो भाग इसमें, यानी पूर्व उत्तर वैदिक और इसके बाद उत्तर वैदिक काल। ये दो रूपों में आपको पढ़ने को मिलता है। इस वैदिक काल का समय जो आता है वो 1500 से 600 ईसा पूर्व का समय जोड़ा जाता है। 1500 से 600 ईसा पूर्व का जो समय वैदिक काल का रहा, इसी वैदिक काल में आपके प्रमुख धर्म ग्रंथों की रचना हुई, प्रमुख विभाजन हुए, प्रमुख धर्म ग्रंथों के विभाजन भी हुए, प्रमुख धर्म ग्रंथों का श्रृंखलाबद्ध एक संकलन भी किया गया, जैसे आपके ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, ऋग्वेद। तो ये सारी चीजें आपके संकलन भी हुए। वैदिक काल में ही आपका मूल रूप से, यानी वैदिक काल के लगभग समापन की ओर, यानी उत्तर वैदिक काल के लगभग आपके लोहे की खोज भी हुई, यानी लोहे का आविष्कार भी हुआ। जब लोहे का आविष्कार हो गया तो लोहे के आविष्कार हो जाने के कारण सभ्यता में एक परिवर्तन आना निश्चित था। लोहे के भंडार यानी लोहे की खोज हो गई तो उससे प्रमुख हथियार बनाए जाने लगे। जैसे आप हैंडेक्स और क्लीवर पढ़ते हैं सिंधु सभ्यता के पास, जब पाषाण काल आप उसके पहले पढ़ते हैं तो वहाँ हैंडेक्स, क्लीवर कुल्हाड़ी के रूप में यानी अन्य हथियारों के रूप में पत्थरों का प्रयोग होता था। लेकिन उत्तर वैदिक काल में हम लोग लोहे की खोज कर चुके थे, तो लोहे की खोज हो जाने के कारण सभ्यता में एक परिवर्तन आया और होने ये लगा कि जो प्रमुख रूप से ऋषि मनीषी थे वो भारत में अंदर की ओर प्रवेश करना शुरू कर गए, और जैसे जैसे अंदर प्रवेश करते गए प्रमुख क्षेत्रों के नाम में परिवर्तन और उनके विभाजन होते चले गए। और ये परिवर्तन विभाजन किस आधार पर थे, तो उनके विकास और उनके क्षेत्रीय विकास के रूप में थे। यहीं पर हमें एक उल्लेख मिलता है कि वैदिक काल में जो नगर विभाजन था या जो भारत का प्रमुख विभाजन था वो किस रूप में था, तो हमको 5 विभाजन मिलते हैं। एक तो मिलता है कुल, एक मिलता है ग्राम, फिर मिलता है विश, फिर जन, और तब आता था राष्ट्र। ये 5 इकाइयों में वैदिक काल में भारत विभाजित था, जिसमें सबसे छोटी इकाई मानी जाती थी कुल, सबसे बड़ी इकाई मानी जाती थी राष्ट्र,
ये बात हम लोग एंशियंट हिस्ट्री जब पढ़ेंगे तो और अच्छे तरीके से पढ़ेंगे। तो ये सारी चीजें तो बहुत अच्छी तरीके से चल रही, यानी ये विभाजन जो था वो, यानी कुछ कुल को जोड़ करके एक ग्राम बनता था, कुछ ग्रामों को जोड़ करके एक विश्व बनता था, कुछ विश्व यानी जिलों को जोड़ करके एक जन बनता था, आज के समय का राज्य बोल सकते हैं, कुछ जन को मिला करके एक राष्ट्र का निर्माण होता था, और सबसे बड़ी इकाई राष्ट्र होती थी और सबसे छोटी इकाई कुल हुआ करती थी। लेकिन अब यहां से हमें एक टर्म निकाल लेना है और ये है जन, जहां से हमें उत्तर प्रदेश के बारे में समझ में आएगा, क्योंकि उत्तर प्रदेश भी एक कुछ अलग अलग जनों के रूप में विभाजित था। ये जन जो था, ये समय के परिवर्तन के साथ जो जन था, ये समय के परिवर्तन के साथ जनपद बना, और फिर समय के परिवर्तन के साथ महाजनपद बना। यानी जो जन की विकास धारा है, यानी जो जन की विकासशील जो जन की विकास धारा है, वो जन से शुरू हुई और कहां तक पहुंची, महाजनपद तक पहुंची। ये महाजनपद हमारे उत्तर प्रदेश को समझने के लिए पहले समझ लेना बहुत जरूरी होंगे, क्योंकि महाजनपद का प्रमुख रूप से उल्लेख जब आप पढ़ते हैं बौद्ध धर्म के प्रमुख ग्रंथ, तो बौद्ध धर्म में भी इन महाजनपदों का उल्लेख मिलता है। बौद्ध धर्म के एक धर्म ग्रंथ हुआ करता था जिसे आप प्रमुख रूप से नाम देते हैं अंगत्तुर निकाय। अंगत्तुर निकाय, इसमें साफ स्पष्ट रूप में उल्लेख किया गया कि बौद्ध धर्म के अंगत्तुर निकाय में 16 महाजनपदों का उल्लेख मिलता है, और यही प्रमाण एक ग्रंथ में और भी मिलता है, और वो ग्रंथ था, ये जैन ग्रंथ भी इसी के साथ शुरुआत हो गई। तो जैन धर्म भी इसी के साथ आया बौद्ध धर्म के साथ साथ, क्योंकि जब एक धर्म अपनी पराकाष्ठा को प्राप्त कर लेता है, जैसे सनातन में है, तो सनातन अपनी पराकाष्ठा को प्राप्त कर रहा था वैदिक काल में, यानी आर्य अपनी पराकाष्ठा को प्राप्त कर रहे थे, तो उसी समय कुछ आर्यों के एक तरीके से बोल सकते हैं कुछ आर्यों के द्वारा अत्याचार या प्रमुख रूप से कई गलत तरीके से धर्म को प्रदर्शित किया जा रहा था, या धर्म को मानने के लिए लोगों को बाध्य किया जा रहा था। तो सीधी सी बात है कि जितने भी व्यक्ति थे उस समाज के, वो एक सरल मार्ग की खोज में थे, और वो सरल मार्ग प्रस्तुत कर दिया बौद्ध धर्म में गौतम बुद्ध ने। तो ज्यादातर लोग जुड़ते चले गए बौद्ध धर्म की ओर। अभी आप देखेंगे एंशिएंट हिस्ट्री में कि बौद्ध धर्म के अनुयायियों में कई राजा जैसे प्रसेनजित या अन्य कई राजा बिंबिसार, ये सब लगातार उससे जुड़ते चले गए बौद्ध धर्म से। लेकिन जैन धर्म भी इसी के समय में ही, यानी बौद्ध धर्म के काल में ही महावीर स्वामी द्वारा जैन धर्म का भी प्रारंभ हो गया। और जैन धर्म का एक प्रमुख ग्रंथ है जिसके बारे में आप सब जानते हैं, इसे बोलते हैं भगवती सूत्र। भगवती सूत्र में भी इस बात का स्पष्ट उल्लेख किया गया कि लगभग 600 ईसा पूर्व के आसपास, ये सब 600 ईसा पूर्व के आसपास ही जन्म हुआ इन धर्मों का, या वैदिक काल की पराकाष्ठा का, या उत्तर वैदिक काल के बाद का समय है। तो यहाँ पर स्पष्ट रूप से इन धर्म ग्रंथों में उल्लेख मिलता है कि 16 महाजनपद उस समय पूरे भारत में विभाजित थे। यहाँ से हमारा शुरुआत होता है यूपी स्पेशल का। ये जो 16 महाजनपद थे, अब अगर चाहें आप तो हम 16 महाजनपद आपको पढ़ा सकते हैं अलग अलग करके, लेकिन अगर आप मूल रूप से अगर आप लोग अगर 16 महाजनपद हमसे पढ़ना चाहते हैं तो 16 महाजनपद वैसे तो हम एंशिएंट हिस्ट्री में एक्सप्लेन करते हैं, लेकिन अगर आप यहाँ भी चाहोगे कि हम 16 महाजनपद आपको पढ़ाएं तो आप लोग इसी वीडियो के नीचे कमेंट कर दीजिएगा, तो नेक्स्ट क्लास हम 16 महाजनपद पर आपको बना करके अपलोड कर देंगे। तो 16 महाजनपद भी आप पढ़ पाओगे, अगर नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है, हम इसी को कंटिन्यू करते हैं। तो ये जो 16 महाजनपद थे ये पूरे भारत में थे, और पूरे भारत में होने के साथ साथ इसमें प्रमुख रूप से उत्तर भारत में थे। यानी जो 16 महाजनपद थे, देखिए थोड़ा सा स्पेस हम बनाते हैं यहाँ पर,
ये थोड़ा सा समझने के लिए आपके हमने बनाया है, अब इसको हम लोग थोड़ा सा समझ लेते हैं। उस समय भारत हमारा इस तरीके से कुछ हुआ करता था, और यहाँ से ये, क्योंकि आप सबको मालूम है पाकिस्तान और अफगानिस्तान का भी कुछ क्षेत्र हमारे में था, नेपाल भी हमारे में था, तिब्बत के पास का समीपवर्ती कुछ क्षेत्र हमारे में था। इसके बाद इधर हम लोग बांग्लादेश बाद में विभाजित हुआ, तो बांग्लादेश 1971 में अस्तित्व में आया। हालांकि इसका विभाजन 47 में ही हो गया था पाकिस्तान के साथ। तो लेकिन पहले ये पूरा भारत खंडे नाम से जाना जाता था। अब यहाँ पर आप देखोगे कि आपको 15 महाजनपद तो सिर्फ उत्तर भारत में मिलते हैं, लेकिन एक महाजनपद है जो दक्षिण भारत में मिलता है, और यहाँ से क्वेश्चन बन जाता है। और क्वेश्चन ये बन जाता है कि उत्तर भारत में एकमात्र महाजनपद जो दक्षिण भारत में पाया जाता था उसका नाम क्या था, और पूरे भारत में उत्तर भारत में कितने महाजनपद थे? तो 15 महाजनपद हुआ करते थे। अभी सबकी बात करेंगे, लेकिन अगर आप बोलेंगे तो पूरे की। अब हम लोग यहाँ पर बात कर लेते हैं उत्तर प्रदेश में कितने महाजनपद हुआ करते थे। यहाँ से आपका ये मैप बन जाता है उत्तर प्रदेश का। तो यहाँ से क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि उत्तर प्रदेश में कितने महाजनपद हुआ करते थे। ये उत्तराखंड का क्षेत्र है जो पहले हमारे में था, तो यहाँ से ये उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड वाला क्षेत्र। तो अब बात आती है कि आपके उत्तर प्रदेश में कितने महाजनपद हुआ करते थे, जो हमें मूल रूप से पढ़ना है, और यहाँ से क्वेश्चन भी बनता है। तो यहाँ से अब हम लोग शुरुआत करेंगे। तो उत्तर प्रदेश में अगर आप पढ़ने जाओगे, तो अगर वर्तमान स्थिति की बात करें, तो आपसे अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि वर्तमान उत्तर प्रदेश में कितने महाजनपद थे, तो 8 महाजनपद वर्तमान उत्तर प्रदेश में उस समय भी, यानी आज के उत्तर प्रदेश की अगर भौगोलिक स्थिति को देखें तो 8 महाजनपद यहाँ पर पाए जाते थे। अब नेक्स्ट बात आती है, एक क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है 8 महाजनपद ये पाए जाते थे, तो पहला क्वेश्चन तो ये हो गया कि उत्तर प्रदेश में, क्वेश्चन जो भी हम बोले उनको नोट करते जाइएगा, कितने महाजनपद वर्तमान स्वरूप में है। दूसरा क्वेश्चन, दक्षिण भारत में एकमात्र महाजनपद कौन सा था। इसके बाद जैसे क्वेश्चन बन सकता है कि कितने महाजनपद में गणतंत्र व्यवस्था लागू थी, यानी गणतंत्रात्मक व्यवस्था लागू थी। अब हम लोग यहां से स्टार्ट करते हैं। अगर आपसे कभी भी ये पूछ ले कि वर्तमान उत्तर प्रदेश में कितने महाजनपद थे, तो आपको याद रखना है उत्तर प्रदेश की वर्तमान स्थिति के अनुसार यहाँ पर 8 महाजनपद थे, ये आप जान चुके हो। दूसरा क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि दक्षिण भारत में पाया गया एकमात्र महाजनपद कौन सा था, तो ये था असमक, जिसकी राजधानी पोटन हुआ करती थी। ये आपका जो एकमात्र पाया गया दक्षिण भारत में, ये असमक था, असमक। तो पहले तो वो क्वेश्चन हम लोग लिख लेते हैं जो बहुत आसानी से हम लोगों को समझ में आ जाते हैं। इसके बाद अगला जैसा कि लिखा हुआ है, कितने महाजनपदों में गणतंत्रात्मक यानी गणतंत्र व्यवस्था थी, तो ये आपका 2 गणतंत्र थे जहां पर गणतंत्रात्मक व्यवस्था थी, यानी उस समय महाजनपदों में 2 महाजनपद थे जहां पर गणतंत्रात्मक व्यवस्था थी। एक तो था आपका वज्जी और एक महाजनपद था मल्ल। मल्ल और वज्जी 2 ऐसे महाजनपद थे जहां पर गणतंत्रात्मक व्यवस्था लागू थी। अब बात यहां पर ये आती है कि बचे कितने, तो शेष बच जाते हैं 14 महाजनपद। 14 महाजनपद। इन 14 महाजनपदों में कौन सी व्यवस्था लागू थी, तो आपको बता दें इन 14 महाजनपदों में राजतंत्रात्मक व्यवस्था लागू थी।
राजतंत्रात्मक व्यवस्था लागू थी, जबकि इन दो महाजनपद यानी वज्र और मल्ल में गणतंत्र व्यवस्था लागू थी। इतिहास के पहले हमने जब आपको कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ाया था, कॉन्स्टिट्यूशन में हमने आपको 3 टर्म बताए थे। एक बताया था राजतंत्र, एक बताया था लोकतंत्र और एक बताया था गणतंत्र। आप इन सब का अर्थ आसानी से निकाल पा रहे होंगे, हमने आपको पहले से बता रखा है। अगर नहीं मालूम है तो भी हम एक बार बता देते हैं शॉर्ट में। राजतंत्र का अर्थ ये होता है, राजतंत्र का अर्थ होता है कि राजा का बेटा ही राजा बनेगा। लेकिन अब वर्तमान में स्थिति बदल चुकी है, वर्तमान के हिसाब से राजा का बेटा राजा नहीं बनेगा, राजा वही बनेगा जो राजा बनने योग्य होगा। तो यहाँ पर राजा का बेटा, राजतंत्र का मतलब क्या है कि प्रमुख रूप से राज सिंहासन द्वारा यानी राजा का बेटा ही राजा बनेगा, ये राजतंत्र में होता था। जैसे राजतंत्र आज ब्रिटेन में आज भी राजतंत्र है। इसके बाद जैसे लोकतंत्र की बात आती है, लोकतंत्र का मतलब होता है लोक माने जनता, यानी जनता द्वारा चुना गया शासन, जनता द्वारा जनता के लिए चुना गया शासन, ये लोकतंत्र है जो कि भारत में वर्तमान में विद्यमान है। गणतंत्र का अर्थ होता है कि जहां पर प्रशासनिक व्यवस्था को या जहां पर राजनैतिक व्यवस्थाओं को चुना जाता हो, किसी के द्वारा नियुक्त ना किया जाता हो, जहां पर इन्हें जनता चुनती हो, उसे कहा जाता है गणतंत्र। तो ये सारी टर्म आपको समझ में आ गए होंगे। तो गणतंत्र व्यवस्था कहाँ पर थी? वज्र और मल्ल में, जहां पर जो प्रशासनिक इकाइयां थी उनको चुना जाता था, वो प्रमुख रूप से चुनी गई होती थी। जबकि 14 महाजनपद ऐसे थे जहां पर राजतंत्रात्मक व्यवस्था थी। राजतंत्रात्मक व्यवस्था का मतलब क्या हो गया कि राजा का बेटा ही राजा बनता था, और ऐसे की संख्या कितनी थी? तो ये 14 थी। अब इसको हम लोग आगे कंटिन्यू करते हैं और अगली बात करते हैं कि उत्तर प्रदेश में वे कौन से 8 महाजनपद थे जो वर्तमान स्थिति में भी अलग अलग नामों से जाने जाते हैं और विद्यमान थे। तो देखिए, सबसे पहली बात हम यहाँ पर करेंगे महाजनपद आपका प्रमुख रूप से। शुरुआत करते हैं बाबा से, बाबा विश्वनाथ से शुरुआत करते हैं। और पहला महाजनपद, तो एक हेडिंग डाल दीजिएगा, उत्तर प्रदेश में वर्तमान में महाजनपद और उनके नवीन नाम। तो सबसे पहले बाबा विश्वनाथ से ही शुरू करते हैं। तो पहला महाजनपद हम लोग देख लेते हैं काशी। काशी की राजधानी काशी ही थी, काशी की राजधानी काशी ही थी। इसको नोट कर लीजिएगा कि पहला महाजनपद हेडिंग डाल लीजिएगा काशी। इस काशी को एक नाम और दिया जाता था वाराणसी, तो कुछ लोग इसकी राजधानी में वाराणसी का भी प्रयोग कर लेते हैं, वाराणसी। अब यहाँ से एक इतिहास जुड़ा हुआ है। काशी का क्षेत्र आज भी वही क्षेत्र है जो पहले था। काशी से कई तरीके के क्वेश्चन पूछे गए और क्वेश्चन ये पूछा गया, पूरे विश्व का सबसे आधुनिक शहर या पूरे विश्व का सबसे आधुनिक नगर किसे कहा जाता है? तो ये पूरे विश्व का सबसे प्राचीन नगर कहा जाता है काशी। ऐसा कहा जाता है कि काशी शहर की स्थापना या काशी नगर की स्थापना बाबा विश्वनाथ के द्वारा ही की गई थी और ये पूरे विश्व का सबसे प्राचीन नगर है। दूसरी बात, काशी के संबंध में कई तरीके के प्रश्न उठते हैं। जैसे कुछ लोग बोलते हैं कि वाराणसी नाम है इसका, कुछ लोग बोलते हैं इसका नाम काशी है, और कुछ लोग बोलते हैं इसका नाम बनारस है। ये नाम के पीछे का क्या रहस्य है, थोड़ा सा ये भी समझ लेते हैं। देखिए, अभी आप लोग नदियों के बारे में पढ़ोगे, तो नदियों के बारे में जब आप पढ़ोगे, आप यूपी स्पेशल में नदियां भी पढ़ाएंगे, हम पूरा मैप से बताएंगे। तो जब नदियों के बारे में आप पढ़ोगे, तो जब वाराणसी के बारे में आप पढ़ोगे, तो वाराणसी 2 नदियों का प्रमुख संगम क्षेत्र है, जिसमें एक नदी है वरुणा और एक नदी है असी। वरुणा और असी के संगम पर स्थित होने के कारण इसे वाराणसी के नाम से जाना जाता था।
ये इसका प्रमुख कारण है वाराणसी के नाम से जाने जाने। अब बात आती है काशी नाम क्यों कहा जाता है। तो देखिए काशी नाम इसलिए कहा जाता है क्योंकि काशी इस जब वैदिक काल के समय में यहाँ पर आर्य तो थे, लेकिन यहाँ पर आप प्रमुख धर्म स्थली सारनाथ के बारे में भी जानते हैं, जहाँ गौतम बुद्ध ने अपना पहला उपदेश दिया। तो ये बौद्धों के लिए भी प्रमुख तीर्थ स्थल के रूप में जाना जाता था, जहाँ बौद्ध भिक्षु अपनी साधनाएं किया करते थे। तो सारनाथ में जो बौद्ध भिक्षु अपनी साधनाएं किया करते थे, ये गेरुए रंग का एक वस्त्र धारण करते थे। गेरुए रंग का मतलब एक नारंगी रंग का एक वस्त्र हुआ करता था। इसे नारंगी रंग का होने के कारण इस वस्त्र को कासेय कहा जाता था। वस्त्र था जिसका रंग नारंगी हुआ करता था, या आप बोल सकते हैं कि गेरुए रंग का होता था। तो नारंगी रंग का ये वस्त्र होता था। नारंगी रंग का होने के कारण इसे बौद्ध लोग कासेय के नाम से जानते थे, और कासेय वस्त्र यानी इसके रंग के कारण, कासेय नाम के कारण इसे काशी के नाम से तब से जाना जाने लगा। तो ये भी एक प्रमुख कारण है काशी के नाम से। अब यहाँ समझ लेते हैं बनारस के नाम से इसे क्यों जाना गया। देखिए बनारस में एक राजा हुआ करते थे बनार। वहां पर एक लोकोक्ति फेमस है कि इसकी स्थापना यानी काशी को आधुनिक स्वरूप में स्थापना करने का प्रमुख से राजा बनार को दिया जाता है। राजा बनार ही इसकी आधुनिकता के लिए प्रमुख रूप से उत्तरदायी कहे गए। तो राजा बनार के कारण इसका नाम बनारस रख दिया गया। तो ये यहाँ के राजा बनार के नाम पर इसे बनारस के नाम से जाना जाता है। हालांकि यहाँ पर बहुत सी चीजें फेमस हैं, जैसे कि आप यहाँ की शिल्प कला के बारे में जानते हैं, जैसे यहाँ की संगीत कला के बारे में जानते हैं। तो जब हम लोग कला और संस्कृति के टॉपिक में आएंगे तब इसके बारे में समझेंगे। तो उम्मीद है आपको पहला महाजनपद उत्तर प्रदेश का बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा, काशी। और काशी के संबंध में हम लोग काफी अच्छे तरीके से चीजों को समझ चुके। आज का वीडियो थोड़ा सा हम छोटा बना रहे हैं इसलिए कि आपका इंटरेस्ट बना रहे, क्योंकि ज्यादा लंबा वीडियो बनाने पे आप लोगों को थोड़ा सा उलझन होने लगती है। अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इसी पहले महाजनपद के बाद शुरुआत करेंगे दूसरे महाजनपद से, और अगले वीडियो में पूरे 8 महाजनपद और उत्तर प्रदेश के नामों के परिवर्तन, यानी सबसे प्राचीन नाम उत्तर प्रदेश का क्या था, वहां से लेकर के आज वर्तमान उत्तर प्रदेश तक के कब कब इन नामों में परिवर्तन हुआ, राजाओं के साथ क्या क्या हुआ, कैसे इसके नाम में परिवर्तन हुआ, इस सबको देखेंगे। अगर आप सबको क्लास अच्छी लगी हो तो कमेंट जरूर करिएगा। तो आज के लिए हम लोग यहीं तक रखते हैं। जय हिंद, वंदे मातरम।